तो बच्चों अभी तक आप जेनेटिक्स अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अब इसकी लास्ट कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो हम आपको इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बताएंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बताएंगे, लेकिन उसके पहले पेडिग्री एनालिसिस के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। ये डिसऑर्डर्स वही वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो जीन्स में होते हैं। जीन म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि हम इनमें बिल्कुल उसी तरह से इनको पढ़ते हैं जैसे इसमें कुछ डिसऑर्डर होते हैं, कुछ जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं या रेसेसिव हो सकते हैं। मतलब जो अफेक्टेड जीन है वो डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है। ये ट्रेट सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोसोम में यूप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी की वजह से हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या घट जाने की वजह से होते हैं, या फिर किसी क्रोमोसोम में डिलीशन वगैरह हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, उसकी वजह से। तो उसमें हम आपको बताएंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में और टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ये तो आपके सिलेबस में भी है, बट एडवर्ड सिंड्रोम, बटाउस सिंड्रोम और क्राइडो-चैट सिंड्रोम ये आपका एडिशनल है, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। तो इनको जानने से पहले हम आपको बताते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, क्योंकि उसके एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनको समझने के लिए हमको पेडिग्री एनालिसिस समझना जरूरी है। पेडिग्री एनालिसिस में देखिए, जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स में तो करा लेते हैं, पी प्लांट में करा ली, गिनी पिग वगैरह में करा ली, बट ह्यूमन बींग्स में कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन कराना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसी फैमिली की हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, किसी कैरेक्टर में कोई ट्रेट जो है वो फैमिली में किस तरह से मूव कर रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर, वो हम स्टडी करते हैं। तो इसी की स्टडी को कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more generations presented in the form of a diagram और फैमिली ट्री इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री होता है किसी फैमिली की ट्री, और जब हम उसमें किसी ट्रेट की स्टडी करते हैं तो वो वही कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, ये क्यों फायदेमंद है? इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट। किसी स्पेसिफिक ट्रेट की का उसका इनहेरिटेंस किस तरह से हो रहा है, उसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या कोई एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या डिजीज है, वो किस तरह से फैमिली में किसी एक पर्सन में है और उसके कितने चांसेस हैं कि वो अगली जनरेशंस में मिलेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ने के लिए ही हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। क्योंकि ह्यूमन में हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करा पाएंगे, उसमें बहुत ही मुश्किल होते हैं। ह्यूमन के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखिए, एक तो ह्यूमन की लाइफ जो होती है, लाइफ साइकिल, वो बहुत लंबी होती है। लाइफ साइकिल ह्यूमन की होती है लगभग 20 ईयर्स, यानी ह्यूमन की अगली जनरेशन आने में लगभग 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, किसी जेनेटिक स्टडी कर रहा है किसी ह्यूमन में, तो वो मैक्सिमम 3 to 4 जनरेशंस तक ही स्टडी कर पाएगा। मैक्सिमम 3 to 4 जनरेशंस तक ही स्टडी कर पाएगा, क्योंकि वो उसके बाद खुद नहीं कर पाएगा, उसकी अपनी भी डेथ हो जाएगी, अगली उसके कोई और सपोर्टर्स होंगे तो वो कर पाएंगे। तो इसलिए भी इसमें बहुत ही लिमिटेशन होता है। और फिर ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कराना, वो मतलब हम ह्यूमन बींग्स में नहीं करा सकते हैं, उसमें हम केवल फैमिली की हिस्ट्री पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। अदरवाइज जिस तरह से हम प्लांट्स में या गिनी पिग में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं, वैसा ह्यूमन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हमें यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो हम आपको बताते हैं कि सिंबल्स के थ्रू कैसे इसको शो करते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक को या डिजीज को या किसी ट्रेट को कैसे शो करते हैं इसमें। तो देखते हैं इसके सिंबल्स। तो सिंबल्स देखिए क्या क्या यूज किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, क्योंकि हम डायग्राम के थ्रू इसको बताते हैं, सिंबलाइज करते हैं, तो सिंबल्स होते हैं उसके लिए। ये सिंबल, स्क्वायर का जो सिंबल है वो मेल को शो करता है, और सर्किल का जो सिंबल है वो फीमेल को शो करता है। जब स्क्वायर हम इस तरह से बनाते हैं तो इसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। कई बार क्या होता है, फैमिली में
बहुत पीछे की फैमिली के बारे में उनको नहीं पता है, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि हमारे चाचा या दादा या उनके भी पहले कौन थे, तो उनके कितने बच्चे थे, ये पता रहता है कि 3 या 4 या 5 बच्चे थे, लेकिन उनमें कौन कौन से थे, मेल थे कितने, फीमेल कितने थे, ये नहीं पता होता है। तब इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस डिजीज या डिसऑर्डर के लिए, जिस जेनेटिक ट्रेट के लिए हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको अगर शो करना होता है तो वो ऐसे शो करते हैं, उसको कलर्ड कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल थे, यानी अगर हम हीमोफीलिया की स्टडी कर रहे हैं तो ये हीमोफीलिया से अफेक्टेड है। अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस से ये अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड फीमेल है, और ये जो भी इंडिविजुअल है वो भी अफेक्टेड है। ठीक है, ये सिंबल शो करते हैं मेटिंग या मैरिज के लिए। ये मेल, ये फीमेल, और इनके बीच में एक लाइन है जोड़ते हुए जो शो करती है उनकी मैरिज को। अगर डबल उसमें लाइन होती है तो ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है, उसको शो करता है, जिसको कंटेंजिनियस मेटिंग कहते हैं, यानी मैरिज विद क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, और ये सिंबल शो करते हैं, इसमें पेरेंट होते हैं और पेरेंट के बाद ये चिल्ड्रन होते हैं, और चिल्ड्रन जो हम इसमें बनाते हैं वो सीरियल से बनाते हैं, यानी बर्थ जैसे ऐसे हुई है। पहले फीमेल चाइल्ड है तो 1 नंबर पे है और उसको लेफ्ट साइड में बनाते हैं, सेकंड नंबर पे मेल चाइल्ड है तो उसको राइट साइड में बनाते हैं, और जनरेशन जो है उसको हम रोमन नंबर में लिखते हैं, 1 में, ये 2 में। ठीक है, जनरेशन को हम इस तरह से मिलते हैं। इसके बाद की होगी तो 3 हो जाएगी और उसमें भी 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। ये सिंबल शो करते हैं 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अनअफेक्टेड है, 5 है, और हमें पता नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम नंबर 5 लिखकर छोड़ देते हैं। 3 होंगे तो 3 लिख देंगे। ये कैरियर को शो करता है। कई जगह बुक्स में या क्वेश्चंस में ऐसे डॉट हो सकती है बीच में, कई जगह ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, कई जगह कैरियर को ऐसे शो कर सकते हैं, और कई जगह ऐसा भी होता है कि ऐसे शो करके बहुत ही हल्का सा इसको मतलब डिम कलर का रहता है, वो इतना ज्यादा डार्क तो नहीं रखते हैं लेकिन हल्के कलर का रखते हैं, तो इससे भी कैरियर को शो कर देते हैं। ठीक है, ये कैरियर को शो कर देते हैं। ये सिंबल शो करते हैं डिसीज या डेथ होने के लिए, कि हो सकता है कि बचपन में या बहुत जल्दी एज में ही अगर मेल या फीमेल जो भी चाइल्ड थे उनकी डेथ हो गई तो उसको इस तरह से शो करते हैं। ये स्टिल बर्थ को शो करते हैं। स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरे हुए बच्चे पैदा होना। कई बार किसी एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है बर्थ होने से पहले ही, तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं, उसको भी इसमें शो कर देते हैं। ये शो करता है डाइजाइगोटिक ट्विंस को। ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है, ये दोनों फीमेल हो सकती हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, या दोनों के दोनों, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है। 2 जाइगोट से बने हुए हैं तो एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विन को शो करता है। अगर दोनों फीमेल चाइल्ड हैं और ट्विंस है तो आइडेंटिकल ट्विन को ये शो करता है। आइडेंटिकल गर्ल चाइल्ड है और ये आइडेंटिकल बॉय चाइल्ड होते हैं, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस को शो करते हैं। आप ये ट्विंस आप हमारे मैंने ट्विंस पे स्पेशली एक वीडियो बनाया है, आप उस पे जाके भी शो कर सकते हैं, आपको सारे ट्विंस उसमें आसानी से समझ में आ जाएंगे जितने भी तरह के ट्विंस होते हैं। तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस को ऐसे शो करेंगे और आइडेंटिकल ट्विंस को इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ कैरियर का मतलब क्या था? कैरियर का मतलब कि उस इंडिविजुअल में वो खुद तो अफेक्टेड नहीं है लेकिन वो कैरी कर रही है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ज्यादातर ये फीमेल केस में होता है जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर कोई डिसऑर्डर सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है तो फीमेल अफेक्टेड नहीं होती है लेकिन वो अगली जनरेशन में इस ट्रेट को ट्रांसफर कर सकती है। इसके लिए कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ज्यादातर फीमेल कैरियर होती है। तो ये तो सिंबल्स हो गए। अब आपको सिंबल्स और ज्यादा तब समझ में आएंगे जब हम कोई पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। तो साथ ही साथ हम 2 केस इसमें आपको लेकर बताते हैं, एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का, जो आपके सिलेबस में भी है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं 2 एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे कोई भी ट्रीट होता है या डिसऑर्डर है या डिजीज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या पेडिग्री में, फैमिली ट्री में कैसे मूव करती है। 2 एग्जांपल से आप समझते हैं। तो इसमें आप पहला केस देखिए। ये केस है मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी का, जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। मतलब कि ये ऑटोसोम पे अफेक्ट करता है और डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। इस डिसऑर्डर में एक तो लेट एज में धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाती है तो मसल्स लॉस होने लगती हैं, मसल्स में वीकनेस होने लगती है और अनयूजुअली अनरिलैक्स मसल्स बनी रहेंगी, और बाद में कैटरेक्ट वगैरह भी होने लगेगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। मेल में बार्डनेस की प्रॉब्लम भी अर्ली एज में ही होने लगती है।
तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी का जीन होता है, इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, ये डोमिनेंट डिजीज है। डोमिनेंट डिजीज का मतलब ये जो इंडिविजुअल है यहाँ पर, वो ये जो इंडिविजुअल है इसमें फीमेल जो है ये अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर एक कैपिटल ए से दिखाया गया है यहाँ पर, और इसके साथ वाला जो जीन है वो रेसेसिव जीन है। तो चूंकि ये डोमिनेंट है इसलिए फीमेल में भी एक्सप्रेस हो गई है, और ये इसमें जो मेल है वो नॉर्मल है। तो ये फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट की, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसका एक जीन कैपिटल ए वाला जीन इस वाले इंडिविजुअल में आ रहा है ऑफस्प्रिंग में, और जो पहले इसमें चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है, जिसको एक जीन स्मॉल ए वाला इधर से मिला फादर से और स्मॉल ए वाला मदर से मिला है। तो ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है क्योंकि कैपिटल ए वाला जो जीन है डोमिनेंट जीन वो उसको फीमेल से मिला है, मदर से मिला है। ये मेल नॉर्मल है क्योंकि दोनों पेरेंट से इसको स्मॉल ए वाला जीन मिला है। यहाँ पर जो इसकी मैरिज होती है वो भी नॉर्मल फीमेल से होती है, इसलिए इसकी जो अगली जनरेशन होती हैं उसमें ये डिजीज नहीं ट्रांसफर हो पाती है। जबकि इसमें लास्ट जो फोर्थ चिल्ड्रन है वो फीमेल है, ये भी अफेक्टेड है। तो एक मेल भी अफेक्टेड है, एक फीमेल चाइल्ड भी अफेक्टेड है, क्योंकि इसको कैपिटल ये जो इसके लिए डोमिनेंट जीन मिल गया है मदर से, और फादर से नॉर्मल जीन मिला है। इस वाले मेल में इसको फादर मदर दोनों से नॉर्मल जीन है, लेकिन इनकी जो अगली जनरेशन थी उस जनरेशन में सेकेंड जो चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड, उसमें ये इस जनरेशन का अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ है, और इसमें एक डोमिनेंट जीन इसको मदर से मिला है, इसलिए ये भी अफेक्टेड हो गया है। तो इस तरह से पेडिग्री में यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर है वो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी का डिसऑर्डर है, और ये डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से अगली जनरेशन में पास आउट हो रहा है, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। सेकंड केस हम लेते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के बारे में बता रहे हैं। एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का। इस डिजीज में जो आरबीसीज होती हैं वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में सिकल सेल हो जाती हैं, सिकल शेप की जब हो जाती है आरबीसीज तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, और ये जो डिसऑर्डर होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है। इसका मतलब है कि ये ऑटोसोम पर है और ये तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक इसके दोनों पेरेंट से जीन रिसेसिव जीन नहीं मिलेंगे। यानी एक पेरेंट से भी जीन रिसेसिव मिलेगा, दूसरे पेरेंट से भी जब रिसेसिव जीन मिलेगा तब ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होगा किसी भी फैमिली में, किसी भी मेंबर में। तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट की, ये सेकंड है, थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के जो पेरेंट है ये नॉर्मल दिख रहे हैं, है ना। सेकंड जनरेशन में भी इनकी जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग मेल है, सेकंड मेल ऑफस्प्रिंग है, थर्ड फीमेल ऑफस्प्रिंग, फोर्थ ऑफस्प्रिंग यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड है, फिफ्थ ऑफस्प्रिंग मेल चाइल्ड है, नॉर्मल दिख रहा है। और थर्ड जनरेशन में इनके जो ऑफस्प्रिंग है इसमें दोनों पेरेंट में नहीं दिख रहा है, बट इसमें जो फर्स्ट मेल चाइल्ड है वो इस डिजीज से अफेक्टेड दिख रहा है, सेकंड फीमेल चाइल्ड और थर्ड फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है। तो ये किस तरह से है, चूंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है इसलिए यहाँ जो भी ये तभी एक्सप्रेस होगा जब एक पेरेंट से स्मॉल ए और दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल ए जीन मिलेगा। ठीक है, अब एक पेरेंट से यहाँ पर इस पेरेंट, ये मेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इसके पास एक ना एक डोमिनेंट जीन जरूर है। इसके पास एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। फीमेल चाइल्ड में भी एक, फीमेल पेरेंट में भी एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम देखेंगे फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, ये जो एक ऑफस्प्रिंग है इसमें ये अफेक्टेड हो रहा है। ये अफेक्टेड तभी होगा जब एक पेरेंट से इसको स्मॉल ए मिलेगा, दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल ए मिलेगा, तभी ये अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब है कि इस पेरेंट में ये एक जीन डोमिनेंट है, एक रिसेसिव जीन है, यानी इस कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो इनके फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है अगली जनरेशन में यहाँ पर नॉर्मल है, इसका मतलब इसके पास नॉर्मल जीन है ए। अब ए के साथ कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है। एक कैपिटल ए इधर से, एक कैपिटल ए इधर से मिला, या एक पेरेंट से कैपिटल ए, दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए रिसेसिव जीन मिला, एक से डोमिनेंट जीन मिला। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए डैश। इसका मतलब ही हो गया कि एक पेरेंट से इसको डोमिनेंट जीन मिल रहा है, दूसरे से कुछ भी मिले बट इसका फिनोटाइप यही आएगा।
बिल्कुल सेम फिनोटाइप इसका भी होगा, कैपिटल ए डैश। ठीक है, तो इसमें भी एक पेरेंट से तो इसको डोमिनेंट जीन मिल गया है, या तो इस पेरेंट से, मेल पेरेंट से, या फीमेल पेरेंट से इसको मिल गया है। दूसरे में कोई भी जीन हो सकता है, डोमिनेंट होगा तब भी फिनोटाइप यही है, रिसेसिव होगा तब भी फिनोटाइप यही है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो है इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल ए जरूर होगा। ठीक है, और यहां पर जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है, यहां पर आप देख रहे हो एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। ठीक है, सॉरी, ये डोमिनेंट जीन यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पर भी एक कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डोमिनेंट जीन है इसलिए ये अफेक्टेड यहां पर नहीं है। अब इस वाले ऑफस्प्रिंग को स्मॉल ए एक पेरेंट से मिल रहा है, दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए। हम यहां पर श्योर हैं कि ये जो पेरेंट है, मेल पेरेंट, ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। क्यों हम श्योर हैं, क्योंकि इसकी अगली जनरेशन में एक स्मॉल ए वाला है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ये अफेक्टेड तभी होगा जब एक पेरेंट से स्मॉल ए जीन मिलेगा, दूसरे से भी स्मॉल ए मिलेगा, तभी यहाँ पर इसकी जो डिजीज है ये एक्सप्रेस हो पाएगी। और ये जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग होगा इसका, ये कैपिटल ए नॉर्मल जीन है इसका, डैश, और कैपिटल ए और डैश, क्योंकि इसकी अगली जनरेशन नहीं है इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कैपिटल ए और डैश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केस हो सकता है, डोमिनेंट जीन दोनों पेरेंट से मिल सकते हैं इसको, या फिर एक पेरेंट से एक डोमिनेंट जीन, दूसरे पेरेंट से रिसेसिव जीन, तब भी इसमें फिनोटाइप यही आएगा। तो इस तरह से इसकी अगली जनरेशन में ये जो जीन है, ट्रेट, ये इस तरह से अगली जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये दो केस थे पेडिग्री एनालिसिस के। इसके अलावा क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, हम एक क्वेश्चंस भी करके आपको बता देते हैं कि क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं। तो देखिए, एक प्रॉब्लम से हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्यों सिंपल सी बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है कि ये जो डिजीज है वो कैसी है। ये फ्यूज्ड ईयर लोब अपीयर्स इन द प्रोजेनी ड्यू टू ए रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन दे दिया, पहले ही बता दिया है, इसलिए आपके लिए काफी आसानी हो जाती है। फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन द फॉलोइंग पेडिग्री। तो यहाँ पर जो भी इस तरह से डार्क दिख रहे हैं वो किस वजह से, रिसेसिव जीन की वजह से हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्मॉल ए होगा। ये हो गई पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन। ठीक है, रोमन नंबर में लिखते हैं जनरेशंस को। यहाँ पर फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल, इनके जो ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट चाइल्ड फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड, सेकंड मेल चाइल्ड अनअफेक्टेड, थर्ड फीमेल चाइल्ड अनअफेक्टेड और फोर्थ मेल चाइल्ड अनअफेक्टेड। ठीक है, इनकी जो अगली जनरेशन है उसमें फर्स्ट मेल चाइल्ड अनअफेक्टेड, सेकंड फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड। इस जनरेशन में फर्स्ट फीमेल चाइल्ड अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड और ये भी फीमेल चाइल्ड अनअफेक्टेड है। तो हमें यहाँ पर बताना है पॉसिबल जीनोटाइप। तो आप दिख रहा है, चूंकि ये रिसेसिव जीन है इसलिए जो भी ऑफस्प्रिंग जिसमें भी ये अपीयर हो रहे हैं, कलर्ड बनाए हैं, उनके पास रिसेसिव जीन होगा, तभी ये डिजीज अपीयर होगी। तो अब जिसके पास ये नहीं है उसमें क्या होगा, उसमें या तो कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए के साथ एक दूसरा भी कैपिटल ए हो सकता है, एक स्मॉल ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इनके ऑफस्प्रिंग में एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल ए होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल ए वाला जीन, रिसेसिव जीन कहां से आया, एक फीमेल पेरेंट से आया और एक मेल पेरेंट से आया। इस तरह से ये भी अफेक्टेड हो गई है। अब इसमें ये कैसा होगा, ये डोमिनेंट है, चूंकि इसके लिए डोमिनेंट जीन नॉर्मल है, लेकिन साथ में ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि इसकी अगली जनरेशन फिर आप देख रहे हो इसके पास दो स्मॉल ए जीन है, ये अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड तभी होगा जब एक जीन इसको रिसेसिव जीन एक पेरेंट से मिल रहा है, दूसरा जीन दूसरे पेरेंट से मिल रहा है। तो यहाँ जो फादर है इसका, उसके फ्री ईयर लोब है और ये मदर जो है इसकी जॉइंटेड ईयर लोब है। ये फ्यूज्ड ईयर लोब का मतलब होता है ये ईयर लोब जो है वो नीचे की तरफ से फ्री है, ये फ्री ईयर लोब है, और जो जॉइंटेड ईयर लोब होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो फ्री ईयर लोब जो है, फ्यूज्ड ईयर लोब, वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है और जो फ्री है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये अफेक्टेड है,
इनमें जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है इसका वो भी अनअफेक्टेड है। अब कैपिटल ए के साथ फिर से हम यहाँ डैश लगाएंगे क्योंकि ये डोमिनेंट जीन इसको इस पेरेंट से मिल गया, दूसरे पेरेंट से रिसेसिव जीन ही मिलेगा यहाँ पर, तो ये स्मॉल ए हो गया। क्योंकि ये डोमिनेंट है इसलिए अनअफेक्टेड हो गया। ठीक है, ये कैसा होगा, यहाँ पर एक जीन तो इसको कैपिटल ए मिल ही रहा है तभी इसमें कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इसके फ्री ईयर लोब है, फ्यूज नहीं है। दूसरा यहाँ पर स्मॉल ए होगा, इस पेरेंट से मिला। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल ए एक पेरेंट से तो कैपिटल ए मिल गया है, इसमें भी एक पेरेंट से कैपिटल ए मिल गया, तभी ये दोनों अनअफेक्टेड है। और दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए वाला जीन, यहाँ पर भी स्मॉल ए वाला जीन मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगली ऑफस्प्रिंग है उसमें कैपिटल ए डैश कैपिटल ए डैश कैपिटल ए डैश। ठीक है, क्यों डैश, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए हो, डोमिनेंट जीन हो या रिसेसिव जीन है, उससे इसके फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जरूर एक पेरेंट से इसको डोमिनेंट जीन मिल गया है, इसमें भी यही वाला डोमिनेंट जीन मिल गया है, लेकिन दूसरे पेरेंट से रिसेसिव जीन मिला है, इसलिए ये खुद तो अफेक्टेड नहीं है और इनकी अगली जनरेशन में भी कोई अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों से इसको डोमिनेंट, एक पेरेंट से जरूर डोमिनेंट जीन मिला है, दूसरे से डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, लेकिन उसके फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं है। इस वाले में भी यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा, एक पेरेंट से इसको मिल गया। तो ये इस तरह से इसमें पॉसिबल जीनोटाइप बताना है तो आप ये जीनोटाइप बता देंगे। जब भी इसमें जीनोटाइप पर्टिकुलरली किसी का पूछा जाता है तो जनरेशन और नंबर ये पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन के सेकंड मेंबर में, सेकंड जनरेशन के सेकंड मेंबर में, सेकंड जनरेशन के थर्ड मेंबर में जीनोटाइप क्या होगा, थर्ड जनरेशन के सेकंड मेंबर में जीनोटाइप क्या होगा, तो ये जीनोटाइप हम बता देंगे। तो इस तरह से फैमिली मेंबर्स में हम यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप का इस तरह से बता देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपको इससे ज्यादा एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा परेशान करती है कि जिसमें यही नहीं पता रहता है कि ये जो डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। तो हम एक और प्रॉब्लम इसमें बता देते हैं आपको। प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आप देखिए, आपको यह बताना होगा कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। A pedigree given below started with a dark haired lady। ठीक है, ये डार्क हेयर लेडी है, डार्क हेयर लेडी मैरिंग रेड हेयर्ड जेंटलमैन, ये रेड हेयर्ड जेंटलमैन है। इंडिकेट द जीनोटाइप ऑफ ऑल मेंबर्स एंड वेदर द रेड हेयर इज ड्यू टू डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेड हेयर वाला कैरेक्टर है, यानी ये वाला कैरेक्टर, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, तो आपको उसके लिए क्लू दे दे रहा हूं। अगर यहाँ पर फीमेल नहीं बल्कि केवल मेल चाइल्ड ही अफेक्टेड होते हैं, ओनली मेल चाइल्ड, तो वो क्लू रहता है कि वो सेक्स लिंक्ड है। क्योंकि सेक्स लिंक्ड में जो आप पढ़ते हो वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पढ़ते हो, और एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम जो होते हैं, एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेल ऑफस्प्रिंग में ज्यादा अपीयर होते हैं, क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम में होना चाहिए, और दोनों एक्स क्रोमोसोम में वो डिसऑर्डर होने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, जल्दी नहीं मिलते इस तरह के केसेस। इसलिए जो सेक्स लिंक्ड वाले केस होते हैं उसमें जितने भी मेल रहेंगे, मेल या ज्यादातर मेल जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, तो आप समझ जाओगे कि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, अदरवाइज वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब ये ऑटोसोमल तो है, बट ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल ए यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये स्मॉल ए हुआ, यानी ब्लैक हेयर वाला जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव जीन की वजह से है, और रेड हेयर वाला जो है वो डोमिनेंट जीन की वजह से है। तो यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये जो मैन है ये रेड हेयर वाला हो गया डोमिनेंट जीन की वजह से। अब अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर जो फर्स्ट चाइल्ड होगी कैपिटल ए वाला जीन यहाँ से मिल गया, स्मॉल ए इसको मदर से मिल गया, और इस वाले मेल में स्मॉल ए दोनों तरफ से है। जो इसकी पहली ऑफस्प्रिंग होगी उसको कैपिटल ए वाला जीन यहाँ से मिल जाएगा और स्मॉल ए वाला जीन यहाँ से मिल जाएगा, जबकि दूसरी फीमेल चाइल्ड में यहाँ पर स्मॉल ए वाला जीन स्मॉल ए वाला जीन दोनों पेरेंट्स से मिल गया, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, इस वाले ऑफस्प्रिंग में अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब रिसेसिव जीन एक जीन इधर से मिल रहा है, एक जीन इधर से मिल रहा है। यहाँ पर भी कोई अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब दोनों रिसेसिव जीन, एक पेरेंट से एक रिसेसिव जीन दूसरे
पेरेंट से भी ये रिसेसिव जीन मिल रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है, इसका मतलब कि इसमें भी दोनों तरफ से रिसेसिव जीन है, और इनकी सारी ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड है, तो ये रिसेसिव जीन वगैरह हो गए। और ये फिर से एक अफेक्टेड है, तो कैपिटल ए हो गया और स्मॉल ए हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है, डोमिनेंट एलील की वजह से, ठीक है। लेकिन हमने एक पॉसिबिलिटी ली है, यानी कि ये क्या है, ये है पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 1 है कि यहां पर हमने रेड हेयर वाले कैरेक्टर को क्या माना है, डोमिनेंट एलील माना है, डोमिनेंट एलील, ठीक है, इसकी वजह से। लेकिन अब हम जरा देखते हैं कि क्या ये रिसेसिव एलील की वजह से भी हो सकता है, तो हम इसी की एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहां बनाते हैं। तो यहां देखिए, यहां हम पॉसिबिलिटी सेकंड लेकर चल रहे हैं कि ये जो रेड हेयर वाला कैरेक्टर है, रेड हेयर कैरेक्टर, ये रिसेसिव एलील की वजह से है, रिसेसिव एलील, ठीक है। तो यहां पहली जनरेशन में रिसेसिव एलील की वजह से, इसका मतलब स्मॉल ए होगा, और ये डोमिनेंट जीन, जो ब्लैक हेयर वाला कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट जीन की वजह से है, ठीक है। तो जो मेल है वो रेड हेयर है और रिसेसिव जीन की वजह से है। अब ये रिसेसिव जीन इसको एक यहां से मिलेगा और एक रिसेसिव जीन इसको फीमेल पेरेंट से मिल गया, तो ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड हो गई, सेकंड जनरेशन की फर्स्ट फीमेल चाइल्ड ये अफेक्टेड हो गई, यानी ये रेड हेयर वाली हो गई, ठीक है। और ये कैसे है, ये इनमें एक डार्क हेयर है जो डोमिनेंट जीन की वजह से है, और इसके जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसको एक रिसेसिव जीन एक पेरेंट से और दूसरा रिसेसिव जीन दूसरे पेरेंट से मिल रहा है, इसलिए ये भी रेड हेयर वाले हैं, और इसको एक डोमिनेंट जीन मिल रहा है ब्लैक हेयर की वजह से, इसलिए ये ब्लैक हेयर वाले। यहां पर फिर से ये भी रेड हेयर है, कैपिटल ए वाला जीन, स्मॉल ए वाला जीन, ये भी रेड हेयर है, कैपिटल ए सॉरी ये ब्लैक हेयर, तो ये ब्लैक हेयर वाले कैपिटल ए जीन, स्मॉल ए जीन, ये सारे के सारे इनको कैपिटल ए जीन यहां से मिला, स्मॉल ए जीन यहां से मिला, ठीक है। और इनकी जो अगली जनरेशन आ रही है उसमें ये ब्लैक हेयर वाले हैं, और ब्लैक हेयर हुए तो कैपिटल ए वाला जीन हुआ, ये भी ब्लैक हेयर है, कैपिटल ए जीन है इसमें, और ये भी ब्लैक हेयर है, ठीक है। तो ब्लैक हेयर चूंकि डोमिनेंट जीन की वजह से, इसलिए जहां इसको हम कैपिटल ए से शो कर रहे हैं, और यहाँ पर रेड हेयर वाला जो है रिसेसिव जीन की वजह से ये, तो यहाँ पर एक रिसेसिव जीन इस पेरेंट से मिला, दूसरा रिसेसिव जीन इस पेरेंट से मिला, तो ये भी रेड हेयर वाले हो गए, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम जब इसको, तो इसमें यहाँ पर रिसेसिव जीन की वजह से ये रेड कलर आ गया, और इस इंडिविजुअल में डोमिनेंट जीन है ब्लैक हेयर का, डोमिनेंट जीन है ब्लैक हेयर का, इनके ऑफस्प्रिंग में ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, या फिर सबसे सही डैश लिखना रहेगा, क्योंकि कैपिटल ए इधर वाले जीन से भी मिल सकता है, इस वाले पेरेंट से भी, इस वाले पेरेंट से भी मिल सकता है, तो चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, बट फिनोटाइप उसका ब्लैक हेयर का ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इनके पेरेंट का पता हुआ है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी सेकंड वाली भी यहाँ पर ठीक बैठ रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए इस तरह में यहाँ कंफ्यूजन हुआ कि ये डोमिनेंट रेड हेयर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट एलील की वजह से है या रिसेसिव एलील की वजह से। क्योंकि हमने दोनों पॉसिबिलिटीज में देखा कि ये पॉसिबिलिटीज भी इसको एक्सप्लेन कर ले जा रही है, ये पॉसिबिलिटी भी इसको एक्सप्लेन कर ले जा रही है, इसलिए दोनों के दोनों हो सकते हैं। ये डोमिनेंट एलील भी हो सकता है, रिसेसिव एलील भी हो सकता है। और जब भी इस तरह के केस आते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं कि इट मे बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और इस वजह से हम यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं डाटा इनसफिशिएंट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो आपने देखा पेडिग्री एनालिसिस में हमने आपको कंप्लीट बता दिया है कि उसके सिंबल्स क्या होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह से आती हैं, 2 एग्जांपल्स तो दिए हैं।
और 2 एग्जांपल हमने अलग से बता दिए, डोमिनेंट के होंगे या रिसेसिव के होंगे, और दोनों में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप फेस कर सकते हो आसानी से। तो ये कंप्लीट हुआ है पेडिग्री एनालिसिस। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। थैंक यू।